देखते हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री के क्लास 12 के नए चैप्टर में के कुछ बचे हुए अवशेष हैं। देहात में विद्रोह, बम्बई दक्कन देखते हैं। तो आप पढ़ चुके हैं कि औपनिवेशिक बंगाल के किसानों और जमींदारों और राजमहल के पहाड़ियों के पहाड़ी और संथाल लोगों के जीवन में किस प्रकार परिवर्तन आ रहे थे। आइए अब पश्चिम भारत और परवर्ती अवधि पर दृष्टिपात करें और पता लगाएं कि बम्बई दक्कन के देहाती क्षेत्र में क्या हो रहा था। ऐसा परिवर्तन का पता लगाने का एक तरीका है वहाँ के किसान विद्रोह पर ध्यान केंद्रित करना। ऐसे नाजुक दौर में विद्रोही अपना गुस्सा और प्रकोपोमाद दिखलाते हैं और जिससे अन्याय और अपने दुख दर्द का कारण समझते हैं उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं। यदि हम उनकी नाराजगी के आधारभूत कारणों को जानने का प्रयत्न करते हैं और उनसे गुस्से की परतें उधेरने लगते हैं तो हम उनके जीवन और अनुभव की झलक देख पाते हैं और अन्यथा हमसे छिपी रहती हैं। विद्रोह के बारे में ऐसे अभिलेख भी उपलब्ध होते हैं जिनका इतिहासकार अवलोकन कर सकते हैं। विद्रोहियों और नुकुरतुहुतों से उत्तेजित होकर और पुनः व्यवस्था स्थापित करने के उत्कट इच्छा से राज्य का प्राधिकारी केवल विद्रोह को ही दबाने का प्रयत्न नहीं करते बल्कि वे उसे जानने बूझने की कोशिश करते हैं और उसके कारणों को भी जांच करते हैं जिससे कि नीति अब निर्धारित की जा सके और शांति की स्थापना की जा सके। ऐसे जांच पड़ताल से साक्ष्य उत्पन्न होता है जिसके बारे में इतिहासकार शोध कर सकते हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान भारत के विभिन्न प्रांतों के किसानों ने साहूकारों और अनाज के व्यापारियों के विरुद्ध अनेक विद्रोह किए। ऐसे ही एक दक्कन के 1875 में हुआ था। देखते हैं लेखा बहिया जाल दी गई। फिर देखते हैं लेखा बहिया जला दी गई। तो देखते हैं यह आंदोलन पुनः यानी आधुनिक पुणे यह आंदोलन पूना जिले के एक बड़े गांव सुपा में शुरू हुआ। सुपा एक विपणन केंद्र यानी मंडी था जहां अनेक व्यापारी और साहूकार रहते थे। 12 मई 1875 को आसपास के ग्रामीण इलाके के रैयत यानी किसान इकट्ठे हो गए। उन्होंने साहूकारों से उनके बही खातों और ऋण बंधु की मांग करते हुए उन पर हमला बोल दिया। उन्होंने उनके बही खाते जला दिए, अनाज की दुकानें लूट ली गई और कुछ मामलों में तो साहूकारों के घरों को भी आग लगा दिया गया। पूना से यह विद्रोह अहमदाबाद नगर में फैल गया। फिर अगले 2 महीने में यहाँ और भी आग फैल गई और 6500 वर्ग किलोमीटर का इलाका इनकी चपेट में आ गया। 30 से अधिक गांव इससे को प्रभावित हुए। सब जगह विद्रोह का स्वरूप एक समान ही था। साहूकारों पर हमला किया गया, बही खाते जला दिए गए और ऋणबद्ध नष्ट कर दिए गए। किसानों के हमले से घबराकर साहूकार गांव छोड़कर भाग गए। अधिकतर मामलों में वे अपनी संपत्ति और धन दौलत भी वहीं पीछे छोड़ गए। जब विद्रोह फैला तो ब्रिटिश अधिकारियों की आंखें के सामने 1857 का गदर दृश्य आ गया और विद्रोही किसानों के गांवों में पुलिस थाने स्थापित किए गए। जल्दी से सेनाएं बुला दी गई। 95 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और उनमें से बहुतों को दंडित किया गया, लेकिन देहात को काबू करने में कई महीने लग गए। ऋण पत्र और दस्तावेज क्यों जलाए गए थे? यह विद्रोह क्यों हुआ? इससे हमें दक्कन के देहात के बारे में और वहाँ औपनिवेशिक शासन में हुए कृषि या भूमि संबंधी परिवर्तन के बारे में क्या पता चलते हैं। आइए 19वीं शताब्दी में हुए परिवर्तनों को लंबे इतिहास पर दृष्टिपात करते हैं। इसके पहले हम कुछ स्रोत देखते हैं। यह है कि उस दिन सुपा में देखते हैं तो 16 मई 1875 को पूना के जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस आयुक्त को लिखा है, शनिवार दिनांक 15 मई को सुपा में आने वाले मुझे उस उपद्रव का पता चलता है। एक साहूकार का घर पूरी तरह जला दिया गया। लगभग 1 दर्जन मकानों को तोड़ दिए गए और उनमें घुसकर वहां के सारे सामान को आग लगा दी गई।
पत्र, बंड, अनाज, देहाती कपड़ा सड़कों पर लगा कर जला दिए गए, जहां राख के ढेर अब भी देखे जा सकते हैं। मुख्य कांस्टेबल ने 50 लोगों को गिरफ्तार किया है। लगभग 2000 रुपये की चोरी का माल छुड़ा लिया गया है और अनुमानतः 25,000 रुपये से अधिक की हानि हुई है। साहूकारों का दावा है कि 1 लाख रुपये से अधिक ज्यादा का नुकसान हुआ है। साहूकार क्या है? तो साहूकार ऐसा व्यक्ति होता है जो पैसा उधार देता है और साथ ही व्यापार भी करता है। फिर एक और है, समाचार पत्र में छपी रिपोर्ट क्या है? रैयत और साहूकार। शीर्षक का नाम निम्नलिखित रिपोर्ट 6 जून 1876 में नेटिव ओपिनियन नामक समाचार पत्र में छपी और उसे बम्बई के नेटिव न्यूज पेपर्स की रिपोर्ट में यथावत उद्धृत किया गया। यह हिंदू अनुवाद प्रस्तुत है, देखते हैं। यह रैयत सर्वप्रथम अपने गांवों को सीमाओं पर यह देखने के लिए जासूसी करते हैं कि क्या कोई सरकारी अधिकारी आ रहा है और अपराधियों को समय रहते उनमें आने की सूचना दे देते हैं। फिर वे एक झुंड बनाकर अपने ऋणकर्ताओं के घर जाते हैं और उनसे उनके ऋण पत्र और अन्य दस्तावेज मांगते हैं और इनकार करने पर ऋणकर्ताओं पर हमला करके छीन लेते हैं। यदि ऐसी किसी घटना के समय कोई सरकारी अधिकारी उन गांवों की ओर आता हुआ दिखाई देता जाता है तो गुप्तचर अपराधियों को इसकी खबर पहुंचा देते हैं और अपराधी समय रहते ही तितर बितर हो जाते हैं। चलिए देखते हैं एक नई राजस्व प्रणाली देखते हैं। तो जैसे जैसे ब्रिटिश शासन बंगाल में भारत के अन्य यही था एक नई राजस्व प्रणाली थी। जैसे जैसे ब्रिटिश शासन बंगाल से भारत के अन्य भागों में फैला गया, राजस्व की नई प्रणालियां लागू कर दी गई। इस्तेमारी बंदोबस्त को बंगाल से बाहर बिरले ही लागू किया गया। ऐसा क्यों किया गया? इसका एक कारण तो यह था कि 1810 में के बाद खेती की कीमतें बढ़ गई, जिससे उपज के मूल्य में वृद्धि और बंगाल के जमींदारों की आमदनी में इजाफा हो गया। चूंकि राजस्व की मांग इस्तेमारी बंदोबस्त के तरह हद तय की गई थी, इसलिए औपनिवेशिक सरकार इस बढ़ी हुई आय में अपने हिस्से का कोई दावा नहीं कर सकती थी। अपने वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने की उत्कट इच्छा से औपनिवेशिक सरकार को अपने भू राजस्व को अधिक से अधिक बढ़ाने के तरीके पर विचार करना पड़ा। इसलिए 19वीं शताब्दी में औपनिवेशिक शासन में शामिल किए गए प्रदेश में राजस्व बंदोबस्त किए गए। अन्य भी कई कारण थे। जब अधिकारी नीतियां निर्धारित करते हैं तो उनकी विचारधारा उन आर्थिक सिद्धांतों से अत्यधिक प्रभावित रहती है जिनसे वे अधिकारी पहले से परिचित होते हैं। 1820 के दशक तक इंग्लैंड में डेविड रिकार्डो एक जाने माने अर्थशास्त्री के रूप में विख्यात थे। औपनिवेशिक अधिकारियों ने अपने महाविद्यालयी जीवन में रिकार्डो के विचारों का अध्ययन किया था। महाराष्ट्र में जब ब्रिटिश अधिकारियों ने 1820 के दशक में प्रारंभिक बंदोबस्त की शर्तें करने का काम हाथ में लिया तो वे इन्हीं में से कुछ विचारों के अनुसार कार्रवाई करने लगे। रिकार्डो के विचारों के अनुसार भूस्वामी को उस समय लागू औसत लगानों को प्राप्त करने का ही हक होना चाहिए। जब भूमि से औसत लगान से अधिक प्राप्ति होने लगे तो भूस्वामी को अधिशेष आय होगी, जिसे पर सरकार को कर लगाने की आवश्यकता होगी। यदि कर नहीं लगाया गया तो किसान किरायाजीवी में बदल जाएंगे और उनकी अधिशेष आय का भूमि के सुधार में उत्पादक रीति में निवेश नहीं होगा। भारत में अनेक ब्रिटिश अधिकारियों ने सोचा कि बंगाल के इतिहास ने रिकार्डो के सिद्धांत की पुष्टि कर दी। वहाँ जमींदार लोग किरायाजीवियों के रूप में बदल गए और प्रतीत हुए क्योंकि उन्होंने अपनी जमीनें पट्टे पर दे दी और किराए की आमदनी पर निर्भर रहने लगे। इसलिए ब्रिटिश अधिकारियों के विचार से यह आवश्यकता था कि एक भिन्न राजस्व प्रणाली अपनाई जाए। जो राजस्व प्रणाली बम्बई दक्कन में लागू किए गए उसे रैयतवारी कहा गया। जो प्रणाली बम्बई दक्कन में लागू किए गए
उसे रैयतवाड़ी कहा गया। बंगाल में लागू की गई प्रणाली के विपरीत इसी प्रणाली के अंतर्गत राजस्व की राशि सीधे रैयत के साथ तय की जाती थी। भिन्न भिन्न प्रकार की भूमि से होने वाली औसत आय का अनुमान लगा लिया जाता था। रैयत के राजस्व अदा करने के क्षमता का आकलन कर लिया जाता था और सरकार के हिस्से के रूप में उसका एक अनुपात निर्धारित किया जाता था। हर 30 साल के बाद जमीनों का फिर से सर्वेक्षण किया जाता था और राजस्व की दर तदनुसार बढ़ा दी जाती थी। इसलिए राजस्व की मांग अब चिरस्थायी नहीं रहती थी। एक देखते हैं किरायाजीवी शब्द ऐसे लोगों का द्योतक है जो अपनी संपत्ति के किराए की आय पर जीवन यापन करते हैं। फिर हम देखते हैं राजस्व की मांग और किसान का कर्ज देखते हैं। तो बम्बई दक्कन में अपना राजस्व बंदोबस्त 1820 के दशक में किया गया। मांगा गया राजस्व इतना अधिक था कि बहुत से स्थानों पर किसान अपने गांव छोड़कर नए क्षेत्र में चले गए। जिन इलाकों की जमीन घटिया किस्म की थी वहां वर्षा अभी कभी ज़्यादा होती थी। खासतौर पर समस्या और भी विकट थी। जिन इलाकों की ज़मीन घटिया किस्म की थी वहाँ वर्षा भी कम ज़्यादा होती थी। खास तौर से समस्या और भी विकट थी जहाँ जब वर्षा नहीं होती और फसल खराब होती तो किसान के लिए राजस्व अदा करना असंभव हो जाता था। फिर भी राजस्व इकट्ठा करने के लिए प्रभारी कलेक्टर अपनी कार्यकुशलता को प्रदर्शित करने और अपने बड़े अधिकारियों को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उत्कट रहते थे। इसलिए वे अत्यंत कठोरतापूर्वक राजस्व वसूली करने का प्रयत्न करते थे। जब कोई किसान अपना राजस्व नहीं दे पाता था तो उसकी फसलें जब्त कर ली जाती थी और समूचे गांव पर जुर्माना ठोक लिया जाता था। 1830 के दशक तक आते आते यह समस्या और भी गंभीर हो गई। सन 1832 के बाद कृषि उत्पादों की कीमतें में तेजी से गिरावट आ गई। लगभग 1.5 दशक तक इस स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। इससे के परिणाम स्वरूप किसानों की आय में और भी गिरावट आई। इसी दौरान 1832 से 34 के वर्षों में देहाती इलाके अकाल की चपेट में आकर बर्बाद हो गए। दक्कन का 1/3 पशुधन मौत के मुंह में चला गया और आधी मानव जनसंख्या भी एक काल का ग्रास बन गया और जो बचे उनके पास भी उस संकट का सामना करने के लिए खदान नहीं था। राजस्व की बकाया राशियां आसमान को छूने लगी। ऐसे समय में किसान लोग कैसे जीवित रहे? उन्होंने राजस्व ऐसे अदा किया, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को कैसे जुटाया, अपने हल बैल कैसे खरीदे अथवा बच्चों को शादियाँ कैसे की। अब यह सब करने के लिए पैसा उधार लेने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। ऋणदाता से पैसा उधार लेकर ही राजस्व चुकाया जा सकता था, लेकिन यदि रैयत ने एक बार ऋण दे दिया तो उसे वापस करना उसके लिए ले लिया तो उसे वापस करने के लिए कठिन हो गया। कर्ज बढ़ता गया, उधार की राशि बकाया रहती गई और ऋणकर्ताओं पर किसानों की निर्भरता बढ़ती गई। अब स्थिति यहाँ तक बिगड़ गई कि किसानों को अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को खरीदने और अपने उत्पादन के खर्च को पूरा करने के लिए भी कर्ज लेने पड़ते थे। 1840 के दशक तक अधिकारियों को यह भी इसी बात का साक्ष्य मिलते था कि इस सभी जगह के किसान कर्ज के बोझ से तले भयंकर रूप में दबे जा रहे हैं। 1840 के दशक के मध्य में एक विशेष प्रकार के आर्थिक पुनरुत्थान के लक्षण दिखाई देने लगे। तब अनेक ब्रिटिश अधिकारियों ने यह महसूस करना शुरू कर दिया। 1820 के दशक में किए गए राजस्व संबंधी बंदोबस्त कठोरतापूर्वक थे। मांगा गया राजस्व बहुत ज़्यादा था। व्यवस्था कठोर एवं लचकहीन थी और किसानों की अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठाने वाला था। इसलिए खेती का विस्तार करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के दृष्टि से राजस्व संबंधी मांग को कुछ हल्का किया गया। 1845 के बाद कृषि एवं उत्पादों की कीमतें सने सने बढ़ती गई। किसान अपने कृषि क्षेत्र को बढ़ाने लगे थे। इसके लिए वे नए नए इलाके में जा रहे थे और गोचर भूमियों को कृषि भूमि में बदल रहे थे, लेकिन किसानों को अपने
खेती का विस्तार करने के लिए अधिक हल बैल चाहिए। उन्हें बीज और जमीन खरीदने के लिए पैसे की जरूरत थी। इन सब कामों के लिए उन्हें एक बार फिर पैसा उधार लेने के लिए ऋणदाताओं के पास जाना पड़ा। फिर देखते हैं, फिर कपास में तेजी आई देखते हैं। तो 1860 के दशक से पहले ब्रिटेन में कच्चे माल के तौर पर आयात की जाने वाली समस्त कपास का 3/4 भाग अमेरिका से आता था। ब्रिटेन के सूती वस्त्रों के विनिर्माता काफ़ी लंबे अरसे से अमेरिकी कपास पर अपनी निर्भरता के कारण बहुत परेशान थे। अगर यह स्रोत बंद हो गया तो हमारा क्या होगा? इस प्रश्न से विचलित होकर वे बड़े उत्सुकता से कपास की आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत खोज रहे थे। 1857 में ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई और 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बनाई गई। उनका उद्देश्य दुनिया के हर भाग में कपास के उत्पादन को प्रोत्साहित करना था, जिससे कि उनकी कंपनी का विकास हो सके। भारत को एक ऐसा देश समझा गया जो अमेरिका के कपास की आपूर्ति बंद हो जाने की सूरत में लंकाशायर को कपास भेज सकेगा। और भारत की भूमि और जलवायु दोनों ही कपास की खेती के लिए उपयुक्त थे, और यहाँ सस्ता श्रम उपलब्ध था। जब सन 1861 में अमेरिकी गृह युद्ध छिड़ गया तो ब्रिटेन के कपास क्षेत्र यानी मंडी तथा कारखानों में तहलका मच गया। अमेरिका से आने वाली कच्ची कपास के आयात में भारी गिरावट आ गई। वहाँ सामान्य मात्रा का 3% से कम हो गया। 1861 में जहां 20 लाख गांठ यानी हर गांठ 400 पाउंड की आई थी, वहीं 1862 में केवल 55,000 गांठ का आयात हुआ। और भारत तथा अन्य देशों को बड़ी व्यग्रता के साथ यह संदेश भेजा गया कि ब्रिटेन को कपास का अधिक मात्रा में निर्यात करें। मुंबई में कपास के सौदेगारों ने कपास की आपूर्ति का आकलन करने और कपास की खेती को अधिकाधिक प्रोत्साहन देने के लिए कपास पैदा करने वाले जिलों का दौरा किया। जब कपास की कीमतें में उछाल आया तो मुंबई के कपास निर्यातकों ने ब्रिटेन की मांग को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक कपास खरीदने का प्रयत्न किया। इसके लिए उन्होंने शहरी साहूकारों को अधिक से अधिक अग्रिम राशियां दी ताकि वे भी आगे उन ग्रामीण ऋणकर्ताओं को जिन्होंने उपज को उपलब्धता कराने पर वचन दिया था अधिकाधिक मात्रा हमें राशि उधार दे सके। जब बाजार में तेजी आती है तो ऋण आसानी से दिया जाता है, क्योंकि ऋणदाता अपनी उधार दी गई राशि की वसूली के बारे में अधिक आश्वस्त महसूस करते हैं। इन बातों का दक्कन के देहाती इलाकों में काफ़ी असर हुआ। दक्कन के गांवों के रैयतों को अचानक असीमित ऋण उपलब्ध होने लगा। उन्हें कपास से उगाई जाने वाली प्रत्येक एकड़ के लिए 100 रुपये अग्रिम राशि दी जाने लगी। साहूकार भी दीर्घावधि ऋण देने के लिए एकदम तैयार थे। जब अमेरिका में संकट की स्थिति बनी रहती तो बम्बई दक्कन में कपास का उत्पादन बढ़ता गया। 1860 से 1864 के दौरान कपास उगाने वाले एकड़ों की संख्या 2 गुनी हो गई। 1862 तक स्थिति यह आई कि ब्रिटेन में जितना भी कपास का आयात होता था उसका 90% भाग अकेले भारत से आता था। लेकिन इन तेजी के वर्षों में सभी कपास उत्पादकों को समृद्धि प्राप्त नहीं हो सकी। कुछ धनी किसानों को तो लाभ अवश्य हुआ, लेकिन अधिकांश किसान कर्ज के बोझ से और अधिक दब गए। एक चित्र है ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे के बम्बई टर्मिनल्स पर कपास की गांठें पड़ी हुई और उन्हें आगे समुद्री जहाज के इंग्लैंड भेजा जाएगा। ये लंदन के न्यूज में 23 अगस्त 1862 में छपी हुई थी। यह रेल चलने लगे तो कपास की गांठें गाड़ियों और नौकाओं द्वारा ही नहीं रेलों से भी भेजी जाने लगी। नदी मार्ग से यात्रा धीरे धीरे कम होता गया, परंतु परिवहन के पुराने साधनों पर प्रयास पूरी तरह बंद नहीं हुआ। चित्र में दाहिनी ओर लदी हुई बैलगाड़ी रेलवे स्टेशन से पतन तक कपास की गांठें ले जाने के लिए तैयार खड़ी थी।
फिर हम देखते हैं ऋण का स्रोत सूख गया। तो जिन दिनों कपास के व्यापार में तेजी रही, भारत के कपास व्यापारी अमेरिका को अस्थायी रूप से विस्थापित करके कच्ची कपास के विश्व बाजार को अपने कब्जे में करने के सपने देखने लगे। 1861 में बॉम्बे गजट के संपादक ने पूछा, दास राज्यों ने संयुक्त राज्य अमेरिका को विस्थापित करके लंकाशायर को कपास का एकमात्र आपूर्तिकर्ता बनाने से भारत को कौन रोक सकता है। लेकिन 1865 तक ऐसे सपने आने बंद हो गए। जब अमेरिका में गृह युद्ध समाप्त हो गया तो वहाँ कपास का उत्पादन फिर से चालू हो गया और ब्रिटेन में के भारतीय कपास के निर्यात में गिरावट आती चली गई। महाराष्ट्र में निर्यात व्यापारी और साहूकार अब दीर्घावधि ऋण देने के लिए उत्सुक नहीं रहे। उन्होंने यह देख लिया था कि भारतीय कपास की मांग घटती जा रही है और कपास की कीमतों में भी गिरावट आ रही है। इसलिए उन्होंने अपना कार्य व्यवहार बंद करने, किसानों को अग्रिम राशियाँ प्रतिबंधित करने और बकाया ऋणों को वापस मांगने का निर्णय लिया। एक और तो ऋण का स्रोत सूख गया और वहीं दूसरी ओर राजस्व की मांग बढ़ गई। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है, पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 और 1830 के दशक में किया गया था। अब अगला बंदोबस्त करने का समय आ गया है और इस नए बंदोबस्त के मांग को नाटकीय ढंग से 50 से 100% तक बढ़ा दिया गया। भाला बेचारे रैयत उस हालत में जबकि कीमतें गिर रही थी और कपास के खेत गायब हो रहे थे, इस प्रकार बढ़ी हुई मांग को कैसे पूरा कर सकते थे। इसलिए उन्हें एक बार फिर ऋणदाता की शरण में जाना पड़ा। लेकिन ऋणदाता ने अब की बार ऋण देने से इनकार कर दिया। उसे अब रैयत द्वारा ऋण वापस अदा किए जाने की उसकी क्षमता में विश्वास नहीं रहा था। रैयत अर्जी क्या है देखते हैं। नीचे एक याचिका का उदाहरण दिया गया है जो करजत तालुकों के मीर गांव के एक रैयत द्वारा कलेक्टर अहमद नगर दक्कन दगा आयोग को दी गई है। साहूकार लोग काफ़ी दिनों से हम पर अत्याचार कर रहे हैं। चूँकि हम अपना घर खर्च चलाने के लिए काफ़ी मात्रा में पैसा नहीं कमा सके, इसलिए हम उनसे पैसा, कपड़ा और अनाज मांगने के लिए मजबूर हो गए हैं। उनसे हमें ये चीज़ें मिलती जाती है पर बड़ी कठिनाई से और उसके लिए हमें उसके साथ कड़ी शर्तों पर बंधपत्र लिखने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसके अलावा कपड़ा और अनाज की नकद दरों पर नहीं बेचा जाता। हमसे जो कीमतें मांगी जाती है वह नकदी कीमत चुकाने वाले ग्राहकों की अपेक्षा आमतौर पर 25 से 50% होती है। हमारे खेतों की उपज भी साहूकार ले जाते हैं। उपज ले जाते समय तो वे हमें यह आश्वासन देते हैं कि उसकी कीमत हमारे खाते में जमा कर दी जाएगी, लेकिन वे हमारे खातों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं करते। वे जब हमारी उपज ले जाते तो बदले में कोई रसीद भी नहीं देते। चलिए फिर हम देखते हैं अन्याय का अनुभव देखते हैं। ऋणदाता जब ऋण देने से इनकार कर दिए जाने पर रैयत समुदाय को बहुत गुस्सा आया और वे इस बात के लिए भी क्रोध हो नहीं थे कि वे ऋण के गर्त में गहरे से गहरे डूबे जा रहे हैं अथवा कि वे अपने जीवन को बचाने के लिए ऋणदाता पर पूर्ण रूप से निर्भर हैं, बल्कि वे इस बात से ज़्यादा नाराज थे कि ऋणदाता वर्ग इतना संवेदनहीन हो गया है कि वह उनकी हालत पर कोई तरस नहीं खा रहा है। ऋणदाता लोग देहात के प्रथागत मानकों यानी रूढ़ि रिवाजों का भी उल्लंघन कर रहे हैं। पैसा उधार देने का कारोबार निश्चित रूप से औपनिवेशिक शासन से पहले भी काफ़ी फैला हुआ था और ऋणदाता अकबर ताकतवर हस्तियाँ होते थे। कई प्रकार के प्रथागत मानक ऋणदाता और रैयत के पारस्परिक संबंधों पर लागू होते थे और उन्हें विनियमित करते थे। एक सामान्य मानक यह था कि ब्याज मूलधन से अधिक नहीं लिया जा सकता है और इसका प्रयोग ऋणदाता द्वारा
दी जाने वाली जबरन वसूली को सीमित करना और यह परिभाषित करना था कि उचित ब्याज क्या होना चाहिए। औपनिवेशिक शासन में इस नियम की धज्जियां उड़ा दी गई। दक्कन दंगा आयोग द्वारा छानबीन किए गए मामलों में से एक मामले में ऋणदाता ने 100 रुपये के मूलधन पर 2000 रुपये से अधिक ब्याज लगा रखा था और अनेक याचिकाओं में रैयत लोगों ने इस प्रकार की जबरन वसूली और प्रथाओं के उल्लंघन से संबंधित अन्याय के विरुद्ध शिकायत की गई थी। फिर रैयत ऋणदाता की कुटिल और धोखेबाज समझे ले जाने लगे। वे ऋणदाताओं के द्वारा खातों में धोखाधड़ी करने और कानून को धता बताने की शिकायतें करते थे। 1859 में अंग्रेज ने एक परिसीमन कानून पारित किया जिसमें यह कहा गया कि ऋणदाता और रैयत के बीच हस्ताक्षरित ऋण पत्र केवल 3 वर्षों के लिए ही मान्य होंगे। इस कानून का उद्देश्य बहुत समय तक ब्याज की संचित होने से रोकना था, किंतु ऋणदाता ने इस कानून को घुमाकर अपने पक्ष में कर लिया और रैयत से हर तीसरे साल एक नया बंध पत्र भरवाने लगा। जब कोई नया बॉन्ड हस्ताक्षरित होता तो न चुकाई गई शेष राशि अर्थात मूलधन और उस पर उत्पन्न तथा इकट्ठा हुए संपूर्ण ब्याज को मूलधन के रूप में दर्ज किया जाता और उस पर नए सिरे से ब्याज लगने लगता। और दक्कन दंगा आयोग को प्राप्त हुई याचिकाओं से रैयत लोगों ने यह बतलाया कि यह प्रक्रिया कैसे काम आ रही थी और किस प्रकार ऋणदाता लोग रैयत को ठगने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे थे। जब ऋण चुकाए जाते तो वे रैयत की उसकी रसीद देने से इंकार कर देते थे, बंध पत्रों में जाली आंकड़े भर लेते थे, किसानों की फसल नीची कीमतों पर ले जाते थे और आखिरकार किसानों की धन संपत्ति पर ही कब्जा कर लेते थे। तरह तरह की दस्तावेजों और बंध पत्र इस नई अत्याचार पूर्ण प्रणाली के प्रतीक बन गए। पहले ऐसे दस्तावेज बहुत ही कम हुआ करते थे, किंतु ब्रिटिश अधिकारी औपचारिक समझौते के आधार पर पुराने ढंग से किए गए लेन देन को संदेह की दृष्टि से देखते थे। उनके विचार से लेन देन के शर्तें संविदाताओं, दस्तावेजों और बंध पत्रों से साफ सुस्पष्ट और सुनिश्चित शब्दों में कही जानी चाहिए कि वे विधि सम्मत होनी चाहिए। जब तक कि कोई दस्तावेज या संविदा कानून के दृष्टि से परिवर्तनीय नहीं होगा तब तक उसका कोई मूल्य नहीं होगा। समय के साथ किसान यह समझने लगे कि उनके जीवन में जो भी दुख तकलीफ है वह सब बंध पत्रों और दस्तावेजों की इस नई व्यवस्था के कारण है। उनके दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा लिए जाते थे, अंगूठे के निशान लगवा लिए जाते थे। उन्हें यह पता नहीं चलता था कि वास्तव में वे किस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं या अंगूठे के निशान लगा रहे हैं। उन्हें इन खंडों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता जो ऋणदाता बंध पत्रों में लिख देते थे। वे तो हर लिखे हुए शब्दों से डरने लगे थे, मगर वे लाचार थे क्योंकि जीवित रहने के लिए उन्हें ऋण चाहिए थे और ऋणदाता कानूनी दस्तावेजों के बिना ऋण देने को तैयार नहीं थे। ये एक स्रोत है। कर्ज कैसे बढ़ते गए तो दक्कन दंगा आयोग को दी गई अपनी याचिका में एक रैयत ने यह स्पष्ट किया कि ऋणों की प्रणाली कैसे काम करती थी। एक साहूकार अपने कर्जदार को एक बंध पत्र के आधार पर 100 रुपये की रकम 3 से 2 आने प्रतिशत की मासिक दर पर उधार देता। कर्ज लेने वाला इस रकम को बॉन्ड पास होने की तारीख से 8 दिन के भीतर वापस अदा करने का करार करता। रकम वापस अदा करने के निर्धारित समय के 3 साल बाद साहूकार अपने कर्जदार से मूलधन तथा ब्याज दोनों को मिलाकर बनी राशि यानी मिश्रधन के लिए एक अन्य बॉन्ड उसी ब्याज दर से लिखवा लेता और उससे संपूर्ण कर्जा चुकाने के लिए 125 दिन की मोहलत दे देता। 3 साल और 15 दिन बीत जाने पर कर्जदाता द्वारा एक तीसरी बॉन्ड पास किया जाता। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती। 12 वर्ष के अंत में 1000 रुपये की राशि पर उसका कुल ब्याज 2028 रुपये 10 आना 3 पैसे हो जाते थे।
उसके बाद फिर एक स्रोत है, देखते हैं भाड़ा पत्र देखते हैं। जब किसान पर ऋण का भार बहुत बढ़ गया तो वह ऋणदाता का ऋण चुकाने में असमर्थ हो गया, और जब ऋणदाता के पास अपना सर्वस्व जमीन, गाड़ियाँ, पशुधन देने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन पशुओं के बिना वह आगे खेती कैसे कर सकता था। इसीलिए उसने जमीन और पशु भाड़े पर ले लिए। अब उसे उन पशुओं के लिए जो मूल रूप से उसके अपने ही थे, भाड़ा चुकाना पड़ता था। उसे एक भाड़ा पत्र लिखना पड़ता था, जिसमें यह साफ तौर पर कहा जाता था कि ये पशु और गाड़ियाँ उसकी अपनी नहीं है। विवाद छेड़ने पर ये दस्तावेज न्यायालयों में मान्य होते थे। नीचे एक ऐसे ही दस्तावेज का नमूना दिया गया है जो अभी देखें हम, जो नवंबर 1873 में एक किसान ने हस्ताक्षरित किया था, और या ये दक्कन दंगा आयोग के अभिलेखों से उद्धृत है। मैंने आपको देह ऋण के खाते में आपके अपनी लोहे के धूरों वाली 2 गाड़ियाँ, साज सामान और 4 बैलों के साथ बेची है, और मैंने इस दस्तावेज के तहत उन्हीं 2 गाड़ियों और 4 बैलों को आपसे भाड़े पर लिया है। मैं हर माह आपको 4 रुपये प्रति माह की दर से उसका किराया दूंगा, और आपसे आपकी अपनी लिखावट में रसीद प्राप्त करूंगा। रसीद न मिलने पर यह दलील नहीं दूंगा कि किराया नहीं चुकाया गया है। फिर हम देखते हैं इसके आगे दक्कन दंगा आयोग देखते हैं। दक्कन दंगा आयोग, जब विद्रोह दक्कन में फैला तो प्रारंभ में बम्बई की सरकार उसे गंभीरतापूर्वक लेने को तैयार नहीं थी, लेकिन भारत सरकार ने, जो कि 1857 की याद से चिंतित थी, बम्बई की सरकार पर दबाव डाला कि वह दंगों के कारणों को छानबीन करने के लिए एक जांच आयोग बैठाए। आयोग ने एक रिपोर्ट तैयार की कि जो 1873 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई। यह रिपोर्ट, जिसे दक्कन दंगा आयोग रिपोर्ट कहा गया, और इतिहासकारों की उन दंगों का अध्ययन करने के लिए आधार सामग्री उपलब्ध कराती है। आयोग ने दंगा पीड़ित जिलों में जांच पड़ताल कराई, रैयत वर्गों, साहूकारों और चश्मदीद गवाहों के बयान लिए। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में राजस्व की दरों, कीमतों और ब्याज के बारे में आंकड़े इकट्ठे किए गए और जिला कलेक्टरों द्वारा भेजी गई रिपोर्ट का संकलन किया गया। ऐसे स्रोत पर दृष्टिपात रखते समय हमें यह फिर याद रखना होगा कि वे सरकारी स्रोत हैं और वे घटनाओं के बारे में जानकारी सरोकार और अर्थ प्रतिबिंबित करते हैं। उदाहरण के लिए दक्कन दंगा आयोग से ब्रिटिश रूप से यह जांच करने के लिए कहा गया था क्या सरकारी राजस्व की मांग का अस्तर विद्रोह का कारण था, और संपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद आयोग ने यह सूचित किया था कि सरकारी मांग किसानों के गुस्से की वजह नहीं थी। इसमें सारा द्वेष ऋणदाताओं या साहूकारों का ही था। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि औपनिवेशिक सरकार यह मानने को कदापि तैयार नहीं था कि जनता में असंतोष या रोष कभी सरकारी कार्रवाई के कारण उत्पन्न हुआ था। इस प्रकार सरकारी रिपोर्ट इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए बहुमूल्य स्रोत सिद्ध होता था, लेकिन उन्हें हमेशा सावधानी पूर्वक पढ़ा जाना चाहिए और समाचार पत्रों, गैर सरकारी वृत्तांतों, वैध अभिलेखों और यथासंभव मौखिक स्रोत से संकलित साक्ष्य के साथ उनका मिलान करके उनकी विश्वसनीयता की जांच की जानी चाहिए। काल रेखा देखें तो 1865 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी प्राप्त की। 1873 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्रियाकलापों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। 1893 में बंगाल में स्थित मरारी बंदोबस्त। 1800 के दशक में संथाल लोग राजमहल की पहाड़ियों में आने लगे और वहां बसने लगे। 1818 में बम्बई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त हुआ। 1820 के दशक में कृषि कीमतें गिरने लगी। 1840 से 1850 के दशक में बम्बई दक्कन में कृषि विस्तार की धीमी प्रक्रिया हुई। 1855 से 56 में संताल की बगावत। 1861 में कपास में तेजी से समारंभ हुआ। 1875 में दक्कन के गाँवों में रैयतों ने बगावत की।